The Gift of the Magi by O. Henry. Now let's begin with the summary. First we'll write about the author. इस स्टोरी के ऑथर का नाम है ओ हेनरी। ओ हेनरी एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनका ओरिजिनल नाम यानी कि असली नाम था विलियम सिडनी पॉटर। वो फेमस है शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए और उनकी कहानियों में अक्सर एंड में एक सरप्राइज ट्विस्ट होता है जो कि इस स्टोरी में भी आपको नजर आएगा, द गिफ्ट ऑफ द मजाए। तो ओ हेनरी अपनी कहानियों में अक्सर आम जिंदगी को दिखाते हैं लोगों की, जिसमें वो बताते हैं लोगों के इमोशंस के बारे में, जैसे कि लव, सैक्रिफाइस या फिर रहमदिली, काइंडनेस। द गिफ्ट ऑफ द मजाए एक बहुत ही पॉपुलर और टचिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है द गिफ्ट फॉर क्रिसमस। नाउ एक्सप्लेनेशन। ये स्टोरी है एक बहुत ही गरीब और यंग कपल के बारे में जिनका नाम है जिम और डेला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं। तो जिम बस 21 साल का है और उस पर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑन दी अदर हैंड डेला का नेचर ऐसा है कि वो एक इकोनॉमिक लेडी है, वो देख समझकर अपना घर चलाती है। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव पर। क्रिसमस ईव कहते हैं क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है उससे एक रात पहले की रात। तो डेला जिम के लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट खरीदना चाहती है लेकिन उन लोगों की जो मंथली सेविंग है वो है $1.87। उसने पाई पाई जोड़कर बस इतने ही पैसे रखे थे लेकिन ये गिफ्ट के लिए काफ़ी नहीं थे। तो डेला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है और खिड़की से बाहर देखती है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करती है कि उसके पास जो सबसे कीमती चीज़ है यानी कि उसके लंबे खूबसूरत ब्राउन कलर के बाल, वो इन बालों को बेच देगी एक दुकान पर जिसका नाम है मैडम सोफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। और उसने अपने बाल $20 के लिए बेच दिए। फिर उस पैसे के साथ वो कई सारी दुकानों पे गई और फिर फाइनली उसे एक परफेक्ट गिफ्ट मिल गया जिम के लिए। ये गिफ्ट काफी सिंपल और एलिगेंट लगता है। ये गिफ्ट है एक प्लैटिनम वॉच चेन। अब ये वॉच की चेन डेला ने जिम की गोल्ड वॉच के लिए खरीदा है। जिम के पास एक पुश्तैनी यानी कि एंसेस्ट्रल गोल्ड की वॉच है, तो उस वॉच के लिए डेला ने प्लैटिनम वॉच चेन खरीदा है। तो डेला ने ये गिफ्ट बाय किया $21 में। उसने $1 यूज किया था मंथली सेविंग में से। फिर जब डेला घर पर जाती है तो अपने बालों को कर्ल करती है क्योंकि अब उसके बाल छोटे हैं और फिर इंतजार करती है जिम के घर वापस लौटने का। जब जिम घर लौटता है तो वो देखता है डेला के छोटे बाल और बहुत ज्यादा सरप्राइज और खामोश हो जाता है। डेला ये सोचने लगती है कि शायद अब जिम उसे पसंद नहीं करेगा बिना उसके लंबे बालों के और शायद वो गुस्से में भी आ जाए। जिम जो है वो गिफ्ट देता है डेला को और फिर कहता है कि तुम इस गिफ्ट को खोलो। जब डेला उस गिफ्ट को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक सेट है खूबसूरत कोम्स का। ये कोम्स आइवरी की बनी होती है और डेला को हमेशा से यही गिफ्ट चाहिए था। तो आइवरी एक बहुत ही महंगा मटेरियल होता है जो कि जानवरों के दांतों से बनाया जाता है और इससे कंघियां, कोम्स, ज्वेलरी बनाई जाती है। इन कोम्स पर एक टॉर्टॉइस शेल बना हुआ था खूबसूरत सी ज्वेलरी के साथ। ये परफेक्ट थे लंबे बालों को कंघी करने के लिए। लेकिन अब डेला के पास वो लंबे बाल तो नहीं रहे। फिर डेला ने जो गिफ्ट जिम के लिए लाया था वो गिफ्ट उसे देती है। वो गिफ्ट मिलने के बाद जिम मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने तो अपनी गोल्ड वॉच को बेच दिया है सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे लिए इन आइवरी कोम्स को खरीद सकूं। जिम और डेला दोनों को तो गिफ्ट मिला है क्रिसमस का, लेकिन दोनों भी अपने गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये स्टोरी की आयरनी है कि जो आप सोचते हो वो सेम नहीं होता, उसका उल्टा होता है। लेकिन दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करते हैं क्योंकि दोनों जिम और डेला ने एक दूसरे के लिए कुछ बहुत ही कीमती चीज को सैक्रिफाइस किया है ताकि वो अपनी मोहब्बत एक दूसरे के लिए दिखा पाएं। इस स्टोरी का मैसेज यही है कि जो सच्चा प्यार होता है उसमें आप सैक्रिफाइस भी करते हो और परवाह भी करते हो एक दूसरे की। जिम और डेला के पास जो अपनी सबसे कीमती चीज थी यानी कि प्राइज्ड पोजेशन, वो एक दूसरे के लिए उन लोगों ने सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो एक दूसरे को खुश कर पाएं। इसीलिए उन्हें मजाई कहते हैं क्योंकि वो लोग बहुत समझदार थे और उन्होंने मोहब्बत को दिखाया कोई चीज़ को देकर।
सेम उसी तरह जिस तरह बाइबल जो होली बुक है क्रिश्चियंस की, उसमें जो वाइज मैन होते हैं यानी कि समझदार आदमी, उन लोगों ने लाए थे तोहफे, गिफ्ट्स बेबी जीसस के लिए। फर्स्ट विल राइट अबाउट द ऑथर। विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश राइटर थे। काफ़ी लंबे समय पहले शेक्सपियर ने कई सारे प्लेस लिखे थे जो कि दुनिया भर में लोगों को पसंद आए, और आज तक भी उनके प्लेस को स्टडी किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। शेक्सपियर की स्टोरीज में वो बात करते थे बड़े आइडियाज़ के बारे में, ज़िंदगी में मोहब्बत, नफ़रत, इंसाफ और रहमदिली के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बात करते थे। एक्सप्लेनेशन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले के एक्ट 4 में होता यह है कि शुरुआत होती है एक कोर्ट रूम से जो कि है वेनिस में। वेनिस एक कैपिटल शहर है इटली का। एंटोनियो एक मशहूर मर्चेंट है। मर्चेंट यानी कि वो इंसान जो कि गुड्स को खरीदता है और फिर बेचता है पैसों के लिए। तो एंटोनियो है बहुत बड़ी मुसीबत में क्योंकि वो दे नहीं पाया पैसे वापस जो उसने लोन की तरह लिए थे शाइलॉक से। शाइलॉक एक मनी लेंडर है यानी कि वो लोगों को पैसे उधार पर देता है और बदले में उनसे इंटरेस्ट भी लेता है। जो लोग यहूदी धर्म के होते हैं यानी कि रिलीजन के, उन्हें जूइश कहते हैं। तो एंटोनियो और शाइलॉक के बीच एक बहुत ही बेरहम सी डील हुई थी यानी कि एग्रीमेंट, कि अगर एंटोनियो ने शाइलॉक के पैसे नहीं लौटाए तब शाइलॉक एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड फ्लैश कट कर सकता है, यानी कि वो उसका गोश्त कट कर लेगा। तो इस डील से तो साफ समझ में आता है कि शाइलॉक बदला लेना चाहता था एंटोनियो से, ना कि पैसे। जिस कोर्ट रूम में इस केस की सुनवाई होने वाली है, उस कोर्ट रूम के जज है द ड्यूक ऑफ वेनिस, यानी कि वेनिस का रूलर, गवर्नर टाइप समझ लो। द ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो उम्मीद करते हैं कि शाइलॉक थोड़ी सी रहमदिली दिखाएगा, विल शो काइंडनेस। लेकिन शाइलॉक तो काफ़ी फर्म है, वो तो अपने इरादों पर टिका हुआ है, उसे बस इंसाफ चाहिए, जैसा कि एग्रीमेंट यानी कि बॉन्ड में डिसाइड हुआ था। तो जब बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती है एंटोनियो के बचने की, तो एक लॉ का एक्सपर्ट आता है जिसका नाम होता है बल्तजार, जिसे एक फेमस वकील ने भेजा था जिसका नाम था बेलारियो। लेकिन बल्तजार तो असल में पोशिया है। पोशिया एक बहुत ही समझदार और अमीर औरत है जो कि एक आदमी की तरह ड्रेसिंग करके आती है। वो अपने साथ अपनी मेड नेरिसा को भी लाई है, और नेरिसा की भी ड्रेसिंग एक हेल्पर की तरह होती है कोर्ट में। पोर्शिया बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ बात करती है शाइलॉक से और कहती है कि तुम थोड़े रहमदिल बनो, बी काइंड। वो एक फेमस स्पीच देती है और कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड। मर्सी कहते हैं रहमदिली दिखाने को, रहम खाने को दूसरों पर। मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड का मतलब है कि रहमदिली लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ये अंदर से नेचुरली आपको किसी पर रहम आना चाहिए। वो कहती है कि दूसरों पर रहम खाना ये तो गॉड की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है। जो मर्सी देता है और जो मर्सी को रिसीव करता है, ये दोनों लोगों की मदद करता है। लेकिन शाइलॉक तो सुनने को तैयार ही नहीं था, वो नहीं सुनता है। उसे तो बस अपना हक चाहिए और वो लेना चाहता है 1 पाउंड ऑफ फ्लैश एंटोनियो का। पाउंड यानी कि ऑलमोस्ट 450 ग्राम्स, वो उतना मीट कट करना चाहता है एंटोनियो की बॉडी में से। शाइलॉक तैयारी करने लगता है कट करने की एंटोनियो के फ्लैश को। पोर्शिया ढूंढ कर निकालती है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उस एग्रीमेंट में से। एज पर द एग्रीमेंट जो एंटोनियो और शाइलॉक के बीच हुआ था, उसमें लिखा था कि शाइलॉक फ्लैश ले सकता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा था खून के बारे में। वो कहती है शाइलॉक से कि अगर शाइलॉक ने एक कतरा यानी कि एक ड्रॉप भी गिराया ब्लड का, खून का, तब वो कानून तोड़ देगा, देन ही विल ब्रेक द लॉ। अगर शाइलॉक ने ऐसा किया तब वो अपनी ज़िंदगी को हार जाएगा, ही विल लूज हिज लाइफ, एंड उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वेनिस में, वेनिस के कानून के अंडर जो आती है, वो सब भी उसका चले जाएगा। शाइलॉक को समझ में आ जाता है कि वो एंटोनियो का फ्लैश नहीं ले सकता बगैर उसका खून लिए। तो इस तरह शाइलॉक केस हार जाता है और पोर्शिया फिर एक और कानून का इस्तेमाल करती है वेनिस के,
इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई देशवासी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, किसी भी सिटीजन को, तब उस नुकसान पहुंचाने वाले इंसान की आधी प्रॉपर्टी उस इंसान को चले जाती है जिसे उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, और बाकी आधी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को जाती है और उसकी जिंदगी डूक के हाथों में आ जाएगी। डूक शाइलॉक को नहीं मारता है, एंटोनियो भी थोड़ी सी रहमदिली दिखाता है, ही शोज सम काइंडनेस। एंटोनियो कहता है शाइलॉक से कि तुम मेरी आधी प्रॉपर्टी रख सकते हो अगर तुम एक क्रिश्चियन बन जाओ, और ये भी वादा करता है कि वो बची हुई प्रॉपर्टी उसकी बेटी जेसिका और उसके क्रिश्चियन हस्बैंड लॉरेंजो को दे देगा मरने के बाद। शाइलॉक को ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो दुखी मन से मान जाता है। ये सब होने के बाद बसानियो, जो कि एंटोनियो का एक दोस्त है, वो उसके लिए बहुत खुश होता है कि एंटोनियो अभी सेफ है। वो बल्तजार को एक तोहफा देना चाहता है जो कि रियलिटी में तो पोर्शिया है, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बदले में वो एक रिंग मांगती है बसानियो से, जो कि उसने प्रॉमिस की थी कि वो कभी भी किसी को भी नहीं देगा। पहले तो बसानियो देना ही नहीं चाहता था उस रिंग को, लेकिन फिर वो उसे दे देता है। सेम उसी तरीके से जिस तरह ग्रेटियानो अपनी रिंग दे देता है अपने कोर्ट असिस्टेंट को, जो कि असलियत में है नेरिसा। तो ग्रेटियानो भी बसानियो का एक दोस्त है, और नेरिसा के बारे में मैंने आपको बताया था, वो मेड है पोर्शिया की। तो इस तरह एक बहुत ही फनी स्टोरी बन जाती है रिंग्स को लेकर, जो कि इस कहानी के लास्ट पार्ट तक कंटिन्यू होता है। मैसेज: ये सीन हमें सिखाता है कि दूसरों पर रहम खाना एक अच्छी बात होती है और एक बहुत ही ताकतवर क्वालिटी भी होती है। और ये बात भी कि अगर हम हमेशा स्ट्रिक्ट लॉज को फॉलो करें, यानी कि सख्त कानून रखें और बिल्कुल भी रहमदिली ना दिखाएं, इफ़ वी डोंट शो काइंडनेस, इसका मतलब ये है कि हम बहुत अनफेयर है। अंत में हमने ये सीखा कि अगर हम समझदार, होशियार रहें, तब इससे हमारी मदद हो सकती है। और जो इंसान दूसरों से रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, उसे भी चोट पहुंच सकती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। अबाउट द ऑथर: रिवका विटनबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट है। वो पढ़ाई करती हैं कि किस तरह लोग सोचते हैं, महसूस करते हैं दूसरों के बारे में, जो लोग अलग होते हैं उनके बारे में। रिवका इस बात में बिलीव करती हैं कि टॉलरेंस एक बहुत ही ज़रूरी मॉरल वैल्यू है। टॉलरेंस का मतलब है उन लोगों की इज्जत करना और उन्हें एक्सेप्ट करना जो हमसे अलग है। मॉरल वैल्यू यानी कि सही गलत की पहचान। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छी आदत है टॉलरेट करना दूसरों को। तो ये जो लेसन है, टॉलरेंस इज़ अ मॉरल वर्च्यू, ये रिवका विटनबर्ग का लिखा गया एक ऐसे है, जिसमें वो बात करती हैं टॉलरेंस वर्ड की असल मीनिंग के बारे में, रियल मीनिंग। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि टॉलरेंस का मतलब तो बस ऑपोजिट होता है प्रेजुडिस का। प्रेजुडिस यानी कि अनफेयरली किसी को जज करना, एक राय बना लेना उनके बारे में कि वो खराब ही होंगे। लेकिन विटनबर्ग यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट्स नहीं हैं। एक इंसान कोई भी एक्शन कर सकता है और काइंडनेस दिखा सकता है, ही कैन एक्ट काइंडली, लेकिन फिर भी वो दूसरों के बारे में बहुत बुरा भी सोच सकता है। दैट मीन्स कि आप रियलिटी में लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट ट्रू टॉलरेंस। सिर्फ अगर हम दूसरों के साथ रूडली बिहेव ना करें तो बस यही टॉलरेंस नहीं है, बल्कि टॉलरेंस का मतलब है दूसरों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, फिर चाहे वो लोग हमसे कितने ही अलग, कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो। सच्ची टॉलरेंस तो दिल से आती है, ना कि खामोश बिहेवियर से, आपके बर्ताव से। वर्ड टॉलरेंस का मतलब है पुटिंग अप विद समथिंग वी डोंट लाइक, यानी कि कोई ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसे इज्जत देना जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। लेकिन विटनबर्ग इस बात पर बहस करती हैं, आर्ग्यू करती हैं कि ये तो टॉलरेंस का असली मतलब नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर, एक दुकान वाला सर्व करता है अपने कस्टमर को, लेकिन फिर भी वो अपने कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ही डिसलाइक्स देम। दैट मीन्स उसने सच में लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है। असली टॉलरेंस बस इस बात के बारे में नहीं है कि आप लोगों को टॉलरेट करते हो, बल्कि असली टॉलरेंस तो दूसरों को इज्जत देने के बारे में है।
विटनबर्ग कहती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जैसे कि नफ़रत की स्पीच या फिर चाइल्ड मैरिज। ऐसे बुरे एक्शंस, हार्मफुल एक्शंस जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, इन्हें किसी भी कल्चर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कल्चर यानी कि किसी भी जगह के लोग किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, तो हर किसी का अलग कल्चर होता है और किसी भी कल्चर में इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो टॉलरेंस एक बहुत ही अच्छी समझ है सही और गलत की, जिसमें आप सीखते हो रहमदिली दिखाना और दूसरों को इज्जत देना, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। फिलोसोफर्स हैं जैसे कि माइकल वाल्जर और जॉन रॉल्स, ये कहते हैं कि हमें हर किसी को इज्जत देनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो या फिर बैकग्राउंड से। फिलोसोफर्स वो लोग होते हैं जो कि गहराइयों से सोचते हैं जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में। टॉलरेंस मदद करता है लोगों की जो कि अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स रखते हैं, उनके यकीन, उनके मज़हब अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो सुकून से ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन ऐसे बिलीव्स जो कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। विटनबर्ग बात करते हैं थिंकर्स के बारे में जैसे कि जॉन लॉक, जो कि यकीन रखते थे कि लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए अपनी खुद की ज़िंदगी जीने के लिए। जो लोग टॉलरेंट होते हैं वो दूसरों की इज्जत करते हैं, दूसरों की आज़ादी की, दूसरों की पसंद की, फ्रीडम एंड चॉइसेस। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी इस चीज़ को फेस किया होगा कि कोई आपके चॉइसेस को, आपकी आज़ादी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। बिकॉज वैसे लोग इनटॉलरेंट होते हैं, उन्हें बस अपनी चॉइसेस, अपनी फ्रीडम पसंद है, वो नहीं चाहते कि दूसरों को भी ये चांस मिले। विटनबर्ग ने जो स्टडी की है उसमें उन्होंने ढूंढा कि लोग जो फेयरनेस दिखाते हैं, यानी कि जो इक्वल रहते हैं सबके साथ, और जो एम्पैथी दिखाते हैं यानी कि दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, वो लोग टॉलरेंट होते हैं, वो दूसरों को एक्सेप्ट भी करते हैं और दूसरों की इज्जत भी करते हैं। एम्पैथी का मतलब है समझना दूसरों की फीलिंग्स को, जिससे मदद मिलती है कि लोग ज़्यादा रहमदिली के साथ रहें और दूसरों को एक्सेप्ट करें। उनकी स्टडी ने बताया कि कई सारे लोग ऐसे हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जो कि टॉलरेंस को सपोर्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं प्रेजुडिस को। प्रेजुडिस यानी कि दूसरों को अनफेयरली जज करना। इस सोसाइटी में सुकून लाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैल्यूज़ हो जैसे कि फेयरनेस, सबके साथ इक्वल रहना, काइंडनेस यानी कि रहमदिली, और एम्पैथी यानी कि दूसरों के फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी, काबिलियत। विटनबर्ग इस बात में यकीन रखती हैं कि स्कूल लेवल पर अगर हम बच्चों को टॉलरेंस सिखा दें, तब इससे बच्चों का एक बेहतर फ्यूचर बन सकता है। मैसेज: टॉलरेंस का मतलब है दूसरों को एक्सेप्ट करना और दूसरों की इज्जत करना, फिर चाहे वो हमसे अलग ही क्यों ना हो। ये एक अच्छी मॉरल वैल्यू है, एक अच्छी मॉरल वर्च्यू है। वर्च्यू यानी कि क्वालिटी, जो कि मदद करती है लोगों की ज़िंदगी को सुकून से बिताने में। हमें टॉलरेंस को सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना भी चाहिए ताकि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाई जा सके। फर्स्ट we'll राइट अबाउट द ऑथर। तो विलियम अर्नेस्ट हेनली एक ब्रिटिश पोएट, एडिटर और राइटर थे। उन्हें एक बहुत ही सीरियस बीमारी थी उनकी हड्डियों में जब वो छोटे थे तब से, और इसी वजह से उन्हें अपना एक पैर कटवाना पड़ा। वो काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में थे और इसी दौरान उन्होंने कई सारे पोएम्स को लिखा अपने दर्द के बारे में और दूसरों के दर्द के बारे में भी। इन्विक्टस एक बहुत ही मशहूर पोएम है जो कि बताती है कि विलियम कितने ज़्यादा ताकतवर और ब्रेव थे, बहादुर थे अंदर से। एक्सप्लेनेशन: इन्विक्टस विलियम अर्नेस्ट हेनली की एक बहुत ही पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई स्ट्रॉन्ग सी पोएम है जो उन्होंने तब लिखी थी जब वो बहुत बीमार थे। इस पोएम की शुरुआत में अर्नेस्ट हेनली यूज़ करते हैं डार्क वर्ड्स। वो कहते हैं आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी। इस लाइन से वो बताना चाहते हैं उनका डर और उनका दर्द। यहाँ पर डार्क टाइम का मतलब है बुरा वक्त, ऐसा वक्त जिसमें कंफ्यूजन हो, तकलीफ हो, सैडनेस हो। तो भले ही उनका बुरा वक्त चल रहा था लेकिन फिर भी वो हमेशा गॉड को थैंक्स कहते थे इस बात के लिए कि उन्होंने विलियम अर्नेस्ट हेनली को एक स्ट्रॉन्ग सोल दी है। यानी कि विलियम अर्नेस्ट हेनली अंदर से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। इट मीन्स कि उनकी सिकनेस की वजह से उनकी बॉडी बहुत दुख रही है।
लेकिन फिर भी उनका दिल और उनका दिमाग बहुत मजबूत है। इस पोएम के दूसरे पार्ट में हेनली कहते हैं कि ज़िंदगी ने उन्हें बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स दी हैं। पोएम में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं सर्कमस्टांस एंड चांस, लेकिन वो कभी भी इन प्रॉब्लम्स पर नहीं रोए और ना ही गिव अप किया। उनकी बॉडी दुख रही है और उसमें से खून भी निकल रहा है। इट इज़ हर्ट एंड इट इज़ ब्लीडिंग। लेकिन फिर भी वो अपना सर नहीं झुकाते और ना ही डरते हैं। ही डज नॉट लोअर हिज हेड और फील अफ्रेड। ये चीज़ बताती है कि उनके पास कितनी हिम्मत है, कितना करेज है, और वो कभी भी अपनी उम्मीद को खोने नहीं देते, चाहे वो इतना कुछ सफ़र ही क्यों ना कर रहे हो। इस पोएम के तीसरे पार्ट में हेनली बात करते हैं ज़िंदगी और मौत के बारे में। वो कहते हैं कि इट इज़ अ प्लेस ऑफ wrath एंड टीयर्स। wrath एंड टीयर्स का मतलब है कि ज़िंदगी दर्द से भरी हुई है और आंसुओं से। देन ही सेज हॉरर ऑफ द शेड। इसका मतलब ये है कि मौत करीब है। डेथ इज़ नियर। देन ही सेज मिनेज ऑफ द ईयर्स, यानी कि वक्त बीतता जितना है उतनी ही मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि वक्त अपने साथ और प्रॉब्लम्स लेकर आता है। बट स्टिल ही इज़ नॉट अफ्रेड। वो डरते नहीं हैं। ये बताता है कि हेनली अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी है। ही इज़ रेडी टू फेस एनीथिंग इन लाइफ। इस पोएम के लास्ट पार्ट में हेनली कहते हैं स्ट्रेट द गेट एंड पनिशमेंट्स ऑन द स्क्रोल। स्ट्रेट द गेट का मतलब है कि ज़िंदगी मुश्किल है, रास्ते मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं हैं। ही इज़ नॉट स्कैर्ड। और पनिशमेंट्स ऑन द स्क्रोल का मतलब है कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन वो उन सब पनिशमेंट से नहीं डरते हैं। तो ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिलीजियस साउंड करते हैं, लेकिन हेनली कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर खुद कंट्रोल करेंगे। इस पोएम के अंत में वो कहते हैं आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। इसका मतलब ये है कि वो खुद अपनी लाइफ में चॉइसेस करते हैं और वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कैसे उन्हें जीना है और क्या महसूस करना है। मैसेज। इस पोएम का मैसेज ये है कि ये हमें ताकत और उम्मीद देती है। ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, चाहे ज़िंदगी मुश्किल ही क्यों ना हो। सिर्फ हम ही हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। So students, if you require the PDF, then do contact me on my Telegram ID. Let's all support hard work.